क्या उत्तराखंड के कोटद्वार का माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई थी? क्योंकि इंसानियत के मददगार दीपक मोहम्मद और जिस दुकान का नाम बदलवाने को लेकर विवाद हुआ, उसके मालिक कुछ ऐसी ही आशंका जता रहे हैं। क्या धर्म के नाम पर नफरती ताकतों को बढ़ावा देने का कोई प्लान था? कोटद्वार में बाबा बनाम बजरंगी आखिर क्यों हुआ, इस रिपोर्ट से समझिए आप। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक। कम से कम 40 साल इस शॉप को हो गए हैं और ये नाम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं नाम कैसे चेंज कर दूं? क्या पता साजिश भी हो जाती है कभी कभार। क्या कोटद्वार का माहौल बिगाड़ने की हुई थी साजिश? बाबा नाम के विरोध के पीछे कट्टरपंथियों की क्या थी ख्वाहिश? क्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मोहम्मद दीपक ने किया था हमला? चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ, बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले? नहीं, कोई नहीं। या फिर इंसानियत के मददगार से बजरंगी लेना चाहते थे बदला? उत्तराखंड के कोटद्वार के इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन पर स्क्रॉल करते वक्त आपने शायद देखा हो। यह घटना 26 जनवरी की, जब कुछ कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग के दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने को लेकर विरोध किया और तभी दीपक कुमार नाम का शख्स इस बुजुर्ग दुकानदार की मदद के लिए कट्टरपंथियों के आगे सीना तान कर खड़ा हो गया था और खुद को मोहम्मद दीपक तक कह डाला था। जाहिर है दीपक ने इंसानियत की मिसाल पेश की थी। इस घटना के बाद अब कोटद्वार का क्या माहौल है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम कोटद्वार पहुंची। हमारे रिपोर्टर राहुल प्रकाश सबसे पहले उस दुकान पर पहुंचे और दुकान के मालिक वकील अहमद के बेटे शोएब अहमद से बात की और उनसे उस दिन की घटना और दुकान का नाम बाबा होने के पीछे की वजह जानना चाहिए। तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। 26 जनवरी का जो पूरा घटनाक्रम है इसलिए भी हैरान कर रहा है कि कुछ लोग नाम को लेकर विवाद करते चले गए और कहा कि यही वो दुकान है, यही वो बुजुर्ग बैठे थे जो पिछले 30 सालों से दुकान चला रहे हैं और उनके बेटे भी थे। क्या नाम है आपका? शोएब अहमद। ये शोएब अहमद हैं और कहा जा रहा है कि जब वो कुछ लोग आए थे वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे क्या अंकल जी आपने अभी तक दुकान का नाम चेंज नहीं करा है, पहले भी आपसे क्या कहते 4 महीने पहले। तो क्या नाम से क्या आपत्ति है? पता नहीं, पर उन्होंने ये कहा था कि इसके ऊपर तुम अपना नाम लिख लेना। 4 महीने पहले तो हमने अपना नाम 4 महीने पहले लिख लिया था। तो फिर 4 महीने पहले जब आपने लिख दिया था तो अब क्या आपत्ति थी? अब उन्होंने कहा था कि बाबा शब्द आप हटा लो। बाबा शब्द हटा लो, तो बाबा से क्या आपत्ति थी? अब ये तो मुझे क्या कह सकता हूँ, ये तो नहीं पता होगा क्या आपत्ति थी। तो ये जो बाबा शब्द है ये क्यों रखा गया, ये आप लोगों को तो बताया होगा ना? हमारे पिताजी मेरे को बचपन में बाबा बाबा बोल के पुकारते थे। हाँ। तो उनका मेन रीजन नहीं था कि बाबा के नाम से। हाँ। तब तो ये मेरा मुझको बचपन में बाबा बाबा बोलते जब मैं 1-1.5 साल का था। हाँ। तो तब ये होता कि भाई बच्चे के नाम पे, फिर उन्हें ये भी होता था कि अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, सिंपल नाम है, मतलब कोई भी ले सकता है। हाँ। तो ये तो क्या लगा कि जब वो आपके पिताजी यहाँ बैठे थे तो पिताजी से बोल रहे थे, आपसे भी बोल रहे थे, पिताजी की तबीयत खराब थी, क्या मतलब क्या हुआ था उस दिन? हम दोनों साथ में ही थे उस दिन। हम दोनों साथ में। पिताजी की तबीयत हमारी खराब रहती है, पार्किंसन की बीमारी है उन्हें। उनके शरीर कांपता है, बॉडी थोड़ा सा हाथ पैर में उनको मतलब वाइब्रेट होते हैं ना, जैसे पार्किंसन तो बीमारी उनको है। तो क्या उस दिन जो था आपको डर लगा, क्या लगा कि एक शब्द जो है, एक नाम है, उसकी वजह से आपको लगा माहौल खराब किया जा रहा है?
बस ये तो मेरे को नहीं कह सकता कि माहौल ख़राब करा गया या जो भी है, पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने इस तरीके की बात करी तो थोड़ा डर तो हो ही जाता है। ये भी आपको पता चला कि दीपक ने ये भी बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक हाँ, है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा हाँ भाई तेरा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा हाँ भाई मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उसके बाद विवाद बढ़ा था। वो विवाद तो क्या, वो उन्होंने कहा चलो चलो जाओ तुम जाओ, बस इस तरीके से बातचीत तो आगे जाके ख़त्म हो गई थी। तो वो चले गए थे उसके बाद या फिर वापस नहीं, उसके बाद वो चले गए थे। सुना आपने, शोएब बता रहे हैं कि बचपन में उनके पिता उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे और इसीलिए उन्होंने दुकान का नाम बाबा रखा, जो पिछले 30 साल से चल रही है। दरअसल कट्टरवादी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता 4 महीने पहले भी दुकानदार शोएब और उनके पिता को नाम बदलने के लिए धमकाने पहुंचे और 26 जनवरी को वो दोबारा यहां आए थे। जाहिर है शोएब और उनके पिता को टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि शोएब खुद इस घटना के पीछे साजिश होने की आशंका जता रहे हैं। अचानक क्या हुआ कि आप ही की दुकान से आपत्ति थी? पता नहीं अब क्या पता, उन्हें किसी ने कहने से भी आ जाता है, कोई क्या फलाने की दुकान पे जाओ, ये आपको लगा किसी ने बोला होगा? अब हो सकता है इसमें कुछ ये तो लोग कह ही रहे हैं, क्या पता साजिश भी हो जाती है कभी कभार। जैसे तो ये जो नाम था, ये नाम हटा दो, कौन सा नाम रख लो, क्या बोल रहे थे? भाई ये तो नहीं कहा उन्होंने, बस उनका नाम आप अंकल जी हटा देना इसको, बस ऐसे कह रहे थे। तो उसके बाद आप दुकान खोल रहे हैं रेगुलर? जी रेगुलर खुल रही है हमारी। सपोर्ट आसा पुलिस की तरफ से? अब इस घटना के दूसरे और सबसे अहम किरदार को जान लीजिए, और उस शख्स का नाम है दीपक कुमार, जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की थी। दरअसल 26 जनवरी को जो घटना कोटद्वार के पटेल रोड पर हुई थी, उसे लेकर दीपक पर हिंदू संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दीपक कुमार ने उनसे मारपीट की थी। लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या है, वो हम आपको एक सीसीटीवी वीडियो के जरिए दिखाते हैं। करीब 5.5 मिनट का ये वीडियो शुरू होता है तो दुकान पर शोएब अहमद, उनके पिता वकील अहमद और एक और शख्स नजर आता है। इसके कुछ देर बाद दुकान पर कुछ लोग ऊपर चढ़कर आते हैं। ये लोग बुजुर्ग वकील अहमद से दुकान का नाम बाबा बदलने की धमकी देते हैं। जैसे ही वीडियो 2 मिनट 19 सेकंड पे पहुंचता है, वीडियो में दीपक कुमार की एंट्री होती है। पहले तो दीपक दूर से ही सारे मामले को भांपते नजर आते हैं, इसके बाद करीब जाकर इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। काफी बहसबाजी होती है। जब हिंदू संगठन के लोग नहीं मानते तो गर्मा गर्मी बढ़ती। इस बीच दीपक वीडियो बना रहे शख्स का फोन छीन लेते और बाद में फोन लौटाकर उन्हें दुकान से नीचे उतारने लगते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको दीपक कुमार किसी पर हाथ उठाते नहीं दिखे होंगे। खुद दुकान के मालिक शोएब अहमद भी बताते हैं कि दीपक के विरोध करने के बाद हिंदू संगठन के लोग वहां से चले गए थे। ये भी आपको पता चला कि दीपक ने ये भी बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक हाँ, है? उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा हाँ भाई तेरा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा हाँ भाई मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उसके बाद विवाद बढ़ा था। वो विवाद तो क्या, वो उन्होंने कहा चलो चलो जाओ तुम जाओ, बस इस तरीके से बातचीत तो आगे जाके खत्म हो गई थी। तो वो चले गए थे उसके बाद या फिर वापस नहीं, उसके बाद वो चले गए थे। लेकिन इस घटना के बाद दीपक के लिए मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि हिंद संगठन के लोग दीपक के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए, जिसका सबूत इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। इस पोस्ट को देहरादून एक्सक्लूसिव 40M के अकाउंट से पोस्ट किया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि समस्त बजरंगी वीरों को जय श्री राम। सभी बजरंगी भाइयों को सूचित सुबह 10 बजे G11 रेस कोर्स कार्यालय पर पहुंचे। कोटद्वार की एक वीडियो जिसमें मोहम्मद दीपक द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, जिस तरीके से उस विषय को मुस्लिम समुदाय द्वारा गलत तरीके से दर्शाया गया और संगठन की छवि को खराब किया गया, तो बजरंग दल के ऊपर टिप्पणी करने वाले और मारपीट करने वाले मोहम्मद दीपक को उसी की भाषा में जवाब देने समझाने बजरंग दल कोटद्वार पहुंच रहा है। जिन भाइयों के पास अपने वाहन की व्यवस्था है तो वो अपना वाहन अवश्य लेकर आएं। बजरंग दल महानगर देहरादून अमन स्वेडिया सिद्धांत बड़ौनी भूपी चौधरी। जाहिर है दीपक को यह सीधी सीधी धमकी थी, जिसकी दीपक ने पुलिस को शिकायत भी की थी।
और 31 जनवरी शनिवार को तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक के जिम के बाहर पहुंच गए, जमकर हंगामा किया, गाली गलौज की। ये लोग दीपक से मारपीट पर उतारे। अब दीपक सवाल ये उठा रहे हैं कि जब उन्होंने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था तो कैसे 150 से ज्यादा बजरंग दल के कार्यकर्ता बाहर से कोटद्वार में घुसे। उस दिन जब ये मैटर हुआ है वो लड़के वहाँ से 100-150 करीबन लड़के देहरादून से आए हैं। उन्होंने कोटद्वार में आकर बदतमीजी करी है। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि वो इतने बंदे कैसे आ गए कोटद्वार में, ठीक है। जब उनको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, थाना प्रभारी को, थाना इंचार्ज को, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैंने उनको बोला था कि ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसी ऐसी पोस्ट उन्होंने डाली है, तो आप इस पे कार्रवाई करिए, आप इसको जरा सोचने की कोशिश करिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनको रोका नहीं। वो पहले पे बैरियल पार पता नहीं कैसे कर गए, कैसे एंट्री कर गए कोटद्वार में, और एंट्री कर भी गए तो वो कम से कम 4-5 घंटा उन्होंने कोटद्वार में बवाल मचाया। मेरे जिम के नीचे आके उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी, मेरी माँ को, मेरी बहन को, बेटी को, मेरी वाइफ को, सबको, मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने बहुत गालियां दी है। यही नहीं, दीपक आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर जो भी लोग आए थे वो कोटद्वार के नहीं थे। इसके पीछे की वजह क्या है, आप दीपक से ही सुनिए। ऐसा ना, जब वो बाबा जी से बात कर रहे थे तो थोड़ी देर तक तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी है, और जब माहौल ज़्यादा गर्म हो गया, जब देखा मैंने कि बाबा जी की तबीयत ख़राब हो रही है, तब उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने कहा भाई मेरे को नाम बताना कोई ज़रूरी है क्या, तो मैंने कोई ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद भी उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने मन में यही सोचा, यार मेरा जन्म यहाँ का है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, 30-31 साल मेरे को जिम चलाते चलाते कोटद्वार में हो गए, यानी कि इसका मतलब ये बंदे यहाँ के नहीं है। मैंने कहा ये शायद बाहर से ही आ रहे हैं। तो उसमें से कुछ बंदे थे, इक्का दुक्का बंदे मेरे को लग रहे थे, जो मेरे से नाम पूछ रहे थे, वो मेरे को यहाँ के लग ही नहीं रहे थे, वो मेरे को बाहर के लग रहे थे, कहीं से शायद यूपी साइड से, पता नहीं कहाँ से जो आ रहे थे वो। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और वो मोहम्मद के पीछे क्या रीज़न है, क्यों मैंने बोला, किस लिए मैंने बोला, वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने इसलिए बोला कि मैंने उनको बताने की कोशिश करी है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तान हूँ, और इस हिंदुस्तान में, इसमें हिंदुस्तान देश में सबको रहने का अधिकार है, और बराबर का अधिकार है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, XYZ, मतलब कोई भी जाति हो। दीपक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोटद्वार में ऐसा पहली बार हुआ। इससे पहले भी कट्टरवादियों के निशाने पर एक ही कौम के लोग रहे। वो कहते हैं कि वो कोटद्वार में कट्टरवाद को बढ़ने नहीं देंगे, फिर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। भैया माहौल तो काफ़ी टाइम खराब हुआ है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, बहुत बार हुआ है। इन लोगों ने, मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनका बेचारों का जीना बड़ा दुश्वार किया है, और एक ही कौम को टारगेट किया है, और ये पता नहीं कब से करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि मेरा काम क्या है, देखो भैया, मैं जिम से घर और घर से जिम का मेरा हिसाब किताब रहता है, मेरा ऐसा नहीं रहता, तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं होता हूँ। उस दिन थोड़ा सा माहौल ऐसा था कि मेरे को टाइम लगा, मैं अपने दोस्त की शॉप में बैठा जाकर, तब जाकर ये ऐसा मैटर हुआ। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये हो रहा है, ये हमारे सामने पहली बार हुआ है, अदरवाइज मेरे सामने ये दोबारा होगा तो मैं दोबारा करूंगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रोकेंगे आप? बिल्कुल रोकूंगा, चाहे उसमें हिंदू भी क्यों ना हो और उसमें मुसलमान भी क्यों ना हो। अगर मुसलमान गलत करेगा तो मैं उसके लिए भी डिसीजन लूंगा, उसके लिए भी सामने आऊंगा और उसको भी बोलूंगा। वहीं उनके साथ ही विजय रावत कहते हैं कि उन्होंने इंसानियत के नाते मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार की मदद की थी। यही नहीं, वो सवाल भी उठाते हैं कि ये घटना 26 जनवरी की है, लेकिन उनके और दीपक के खिलाफ 28 जनवरी को केस दर्ज किया है। शायद मुझे लगता है कि हमने किसी इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हमने किसी की जान बचाई है, क्योंकि उन जो अंकल जी थे वहाँ पर, जिनकी बाबा की दुकान थी, उनको 2 बार का अटैक पड़ चुका है। वो बाद में हमें पता चला फाली से, अगर आप उनसे मिलोगे उनके हाथ पांव कांपते हैं। हमने तो एक इंसानियत का, मानवता का काम किया है। और रही जो हम पे इल्जाम लगे हुए हैं, पहली बात तो दुकान में खुद आ रहे हैं, शायद इल्जाम तो उनको वो भी लगा सकते थे बाबा जिनकी दुकान थी, पर उन्होंने ऐसा कोई उन पर इल्जाम नहीं लगाया, उल्टा उन्होंने हम पे लगा रखा है। फिर आप सबसे बड़ी बात यह है कि 26 तारीख की घटना है, 28 तारीख की घटना थोड़ी ना है, 28 के FIR है। आप ये देखिए कितना दबाव में, कितना प्रेशर में कर रखा है। वैसे इस मामले में कुल 3 FIR दर्ज हुई, जिनमें से एक दीपक कुमार और विजय के खिलाफ भी दर्ज हुई। इस FIR में दीपक कुमार और विजय रावत के खिलाफ BNS की धारा 115(2) स्वेच्छा से किसी दूसरे को चोट पहुंचाना, BNS की धारा 191(1) 5 से ज्यादा लोगों का कानून के विरुद्ध काम करना, बल प्रयोग करना, दंगे से जुड़ी धारा है।
बीएनएस की धारा 351(3) दोषी होने पर 2 वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माना, बीएनएस की धारा 352 जानबूझकर अपमान करने के मामलों से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। साथ ही एफआईआर में दीपक पर जाति सूचक शब्द कहने, 3000 रुपए छीनने और घड़ी छीनने का आरोप भी लगाया गया। दरअसल दीपक पिछले 30 साल से जिम चला रहे हैं। उनकी मां भी एक चाय की दुकान चलाती है। घर चलाने के लिए उनकी आय के ये 2 साधन हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है चेंज कर देंगे, क्या बात होगी? उन्होंने आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे कि क्या पिछले 30 साल से अपने परिवार का पोषण जिम के जरिए करने वाला शख्स क्या 3000 रुपए छीनेगा? क्या वो इस लायक नहीं कि बाजार से घड़ी खरीद सके? अपने खिलाफ एफआईआर में लगे इन आरोपों को दीपक भी बेबुनियाद बता रहे हैं। इतने टाइम से मेरा जन्म यही का ही है भैया। इतने टाइम से मैं जिम चला रहा हूँ, क्या मैं 3000 रुपए छीनूंगा? तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। पहली बात पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है एफआईआर। पहली बात तो एफआईआर हमारे ऊपर होनी नहीं चाहिए थी। एफआईआर क्यों हुई? हमने गलत काम तो किया नहीं है, या हमने किसी को मतलब जबरदस्ती की, हमने दुकान पे उसकी उनके बाबा की बुलाया तो है नहीं है। दुकान पर भी वो आए और पैसे भी वो हम पे बता रहे हैं कि हमने छीने, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। दीपक कुमार कह रहे हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद से उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। दीपक के खिलाफ हिंदू संगठन के 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, गाली गलौज की और उससे मारपीट की कोशिश की। इतना ही नहीं, दीपक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इस घटना के बाद से उसके जिम के बिजनेस पर भी प्रभाव पड़ा है। परिवार के लोगों को घटना के बाद से अब हमले का डर सता रहा है। दूसरी तरफ इस मामले में अब तक 3 केस दर्ज हो चुके हैं। एक एफआईआर दुकान मालिक वकील अहमद की तरफ से की गई है, एक एफआईआर दीपक और उसके दोस्त विजय रावत के खिलाफ हुई है, तो तीसरी बजरंग दल के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के खिलाफ। 3 एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई। पहली एफआईआर वो जब वो लोग उस दुकान पर गए और नाम बदलने की कोशिश करने लगे, एक मामला ये बना। दूसरा मामला वो जब मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार, जो कि मोहम्मद दीपक बन के सामने आया, जिसने उन तमाम लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की और जो वाद और विवाद उनके बीच हुआ, उसको लेकर दीपक और उसके साथी विजय पे मामला दर्ज किया। तीसरा मामला वो जब तमाम वो बजरंग दल यानी जिस पर आरोप है कि वो लोग आए, काफ़ी संख्या में आए और एकाएक दीपक के जिम पर कोशिश की आगे जाने की और कहा जाए कि माहौल बिगाड़ने की। ये 3 एफआईआर ऐसी थी जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज था। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि तीनों एफआईआर में अभी तक ना तो कोई पूछताछ हुई है, ना तो किसी को हिरासत में लिया गया है। कोशिश उस सीसीटीवी उन फुटेज के आधार पर पहचान की हो रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब वो यहाँ आए थे, तमाम वो लोग वो आगे सिद्धबली जाना चाहते थे जिनको रोका गया था, लेकिन उस दिन सीएम का एक मूवमेंट था जिसको लेकर उन्हें बॉर्डर पर रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो रुके नहीं, वो सीधा जिम तक आ गए, जहां आपने वीडियो में देखा पुलिस वाले भी उनके साथ दिख रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतने घटना के इतने दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एफआईआर भले ही 3 हो चुकी हो, लेकिन पुलिस ने अब तक इन मामलों में एक्शन लेना शुरू नहीं किया, क्योंकि अब तक पुलिस के हाथ खाली और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की बात कह रही है। लेकिन सवाल यही है कि धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाने वालों पर आखिर एक्शन कब होगा? न्यूज़ 24 के लिए कोटद्वार से राहुल प्रकाश की रिपोर्ट।